ठीक है, तब 31 तारीख को दौड़ करवाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आ जाइए। पहला क्वेश्चन आइए। दौड़ होगा गांधी मैदान में। कहां होगा? गांधी मैदान खुला हुआ है ना? हाँ ठीक है, गांधी मैदान में 4 चक्कर वह है। मेरे पास है ट्रेनर सब, हम उससे पता कर लेंगे सब चीज। ठीक है, ट्रेनर रखेंगे 4 गो 5 गो ट्रेनर रखेंगे हम वहाँ। 4 चक्कर वह है, मेरे पास है ट्रेनर सब, हम उससे पता कर लेंगे सब चीज। ठीक है, ट्रेनर रखेंगे 4 गो 5 गो ट्रेनर रखेंगे हम वहाँ पे। आप काहे टेंशन लेते हैं, समझे? ठीक है, चलिए आइए अब आ जाइए। गांधी मैदान में दौड़ होगा, ऑनलाइन वाले लोग गांधी मैदान में, और उसमें अपने विद्यार्थी को शामिल करेंगे। ठीक है, कार्ड लेकर के आइएगा अपना अपना, समझा? बाहरी आकर के दौड़ जाएगा, उसको थोड़े देंगे ना, पागल है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए ठीक है, आ जाइए अब 6 से 14। अब आइए अब कंसंट्रेट होइए। अब आ जाइए यहां पे, बोर्ड पे आ जाइए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? बताना पड़ेगा हमको। 86वां संविधान संशोधन 2002 ना, और किस अनुच्छेद को जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया? 21 का को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के क को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। पॉलिटी पढ़ाए हैं तो हम आपको बताए हैं, इसलिए यहां पर कोई डिस्कशन हम आपके साथ नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, बताया जा चुका है आपको ये चीज। संसद का पहला घंटा कहलाता है। देखिए, सामान्य तौर पर संसद की कार्यवाही की शुरुआत दिन के 11 बजे होती है। दिन के 11 बजे संसद के कार्यवाही की शुरुआत होती है, मतलब लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत होती है। और 11 बजे से 12 बजे का जो काल होता है, या संसद का जब शुरू होता है सत्र, तो पहला घंटा जो होता है, पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्न काल होता है। और इस अवधि के दौरान संसद सदस्य इस अवधि के दौरान प्रश्न पूछने का काम करता है। मंत्री से, सरकार में बैठे लोगों से सरकार की आलोचना करने का काम करता है। सरकार से प्रश्न पूछने का काम संसद सदस्यों के द्वारा इस अवधि के दौरान किया जाता है। तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे का काल शून्यकाल होता है, समझ गए? इसके बाद आगे लेम डक सत्र है। देखिए, लेम डक सत्र की व्यवस्था सिर्फ अमेरिका में लागू है, सिर्फ अमेरिका में लागू है। क्या होता है इसको आप समझिएगा। एक कार्यकाल की समाप्ति, संसद के सदनों के एक कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बीच का जो सत्र होता है, उसी को लेम डक सत्र कहा जाता है। देखिए समझिएगा आप, जैसे अभी वर्तमान में भारत में 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 1919 से 1924। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 1919 से 1924। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 1919 से 1924। 2019 से दिमाग कहां चले गया, 2019 से 2024, सॉरी 17, हाँ सही में गांधी मैदान, मेरा दिमाग गांधी मैदान के विषय में सोच रहे थे कि आज करवाएं कि कल करवाएं कि परसों। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 2019 से 2024। अब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा, तो फिर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होगा और फिर 18वीं लोकसभा का गठन 2024 में ही होगा, 2024 में ही होगा। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो 2024 में समाप्त हुआ और 18वीं लोकसभा की जो प्रथम बैठक 2024 में हुई, इन दोनों के बीच में जो संसद के सत्र आयोजित किए जाएंगे उसे ही लेम डक सत्र कहा जाएगा। यानी वर्तमान के संसद की कार्यकाल की समाप्ति और नए कार्यकाल के लिए गठन के बीच का जो सत्र होता है उसी को लेम डक सत्र कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में ही विशेष तौर पर देखने को मिलता है, समझ गए?
आगे है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की हम बात करें तो यह जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी के बीच में कावेरी नदी से कई सारी नदियां मिलती है जो उसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियों में अकरावती, अमरावती, भवानी, काविनी, भवानी काविनी, भवानी काविनी, हेमावती, ये सब इत्यादि, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। और जैसे उत्तर भारत के लोगों के लिए सबसे पवित्र गंगा नदी है, वैसे ही दक्षिण भारत के लोगों के लिए सबसे पवित्र कावेरी नदी है, जिस वजह से कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। वही जैसे उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, वैसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिस वजह से गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। समझ गए? याद रखिएगा। क्लियर है? तो बताइए आप हमको, कावेरी नदी निकलती कहां से है? निकलती कहां से है? ब्रह्मगिरी। और यह अपना जल गिराती कहां? कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? इसकी प्रमुख सहायक नदी, कावेरी की प्रमुख सहायक नदी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा, और आटाकामा मरुस्थल है चिली में। चिली एक देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश चिली है और चिली में ही आटाकामा मरुस्थल है। और यह मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम, मतलब विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। सबसे सूखा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है आपको कहां? तो अफ्रीका में। अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है। यह सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह गर्म मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, यह भी गर्म मरुस्थल है। यह भी जो है आपको गर्म मरुस्थल है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? देखिए, ये प्रश्न बंगाल की राजधानी के क्रम में है। बंगाल, बंगाल सबसे पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था और मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल को प्रांत का दर्जा दिया था। और जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। बाद में जाकर बंगाल की राजधानी बनी मुर्शिदाबाद और बाद में जाकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बनी मुंगेर। मुंगेर कहां बनी? मुंगेर। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने बनाया। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने बनाया। मुर्शिद कुली खां ने बनाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ले गया। कौन ले गया? मीर कासिम। मीर कासिम। तो यहां पर दो बात, बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने बनाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने बनाया। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। इसको आप याद रखिएगा। समझ गए? तो बता दीजिए बंगाल की राजधानी का क्रम बताइए क्या है? क्या है? ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बना? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। आगे उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 से 69। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह पद किस देश से लिएगा? किस देश से? इसके बाद अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। और ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
मतलब राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व तो उसके सदस्य नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व तो उसके सदस्य नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य होते नहीं है। तो कौन अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। कौन ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उस सदन के सदस्य नहीं करते हैं? कौन है? राज्यसभा। इसके बाद अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 यह कहता है, यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो कौन अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करेंगे? अनुच्छेद नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 66, यह हमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जानकारी देता है, और यह अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जानकारी अनुच्छेद 66। फिर अनुच्छेद 67 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 67 यह कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। तो अनुच्छेद 67 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बताता है। फिर अनुच्छेद 68 हमें उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में बताता है, और अनुच्छेद 69 हमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है, और अनुच्छेद 69 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में किस फसल की उन्नत किस्में है? यह धान की उन्नत किस्म है। किसका? धान। धान का उन्नत किस्म है। आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम बोध सम्मेलन, द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति, चतुर्थ बोध संगीति। देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रथम बोध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, और इस अधिवेशन को संरक्षण प्रदान अजातशत्रु ने किया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता महाकश्यप ने। फिर द्वितीय बोध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था, और इस सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया था कालाशोक नामक शासक ने, सबाकामी। तृतीय बोध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। चतुर्थ बोध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसे संरक्षण प्रदान कनिष्क ने किया था, और इस बोध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो बताइए प्रथम बोध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ। प्रथम बोध सम्मेलन कहां हुआ है? प्रथम बोध सम्मेलन कहां हुआ है? द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ। प्रथम बोध सम्मेलन को किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? किसने? किसने? द्वितीय को, द्वितीय को, द्वितीय को, तृतीय को, तृतीय को, चतुर्थ को, चतुर्थ को, चतुर्थ को। क्लियर है? आगे निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? हाथी गुंफा अभिलेख। कौन? हाथी गुंफा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है, और शक शासक रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, और उनके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और जो जूनागढ़ अभिलेख है, अगर बात हम लोग जूनागढ़ अभिलेख की करें तो जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के विषय में जानकारी देता है। फिर नानाघाट अभिलेख, इसका संबंध सातकर्णी प्रथम से है। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम से नानाघाट अभिलेख का संबंध है, और नानाघाट अभिलेख ही प्रथम अभिलेख है जो हमें ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा के विषय में सर्वप्रथम बताता है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया, और ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया, इसका पहली बार जिक्र नानाघाट अभिलेख में ही देखने को मिलता है, जिसका संबंध है सातकर्णी प्रथम से। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के ही शासक थे। फिर आपको नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सातकर्णी से है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी से है, और इस नासिक अभिलेख की रचना गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने की थी, और गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख में
यह विवरण दी है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़ा ने 3 समुद्र का पानी पिया था, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन पूरे दक्षिण भारत में था, यह गौतमी बलश्री बताना चाह रही थी। समझ गए? नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, लिखिएगा लिखिएगा। लिखिएगा भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत, भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया है, सातवाहन शासकों ने किया है। इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भारत है, ये भारत का पड़ोसी देश सब है। देखिए, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाया 1, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है 4, उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बनाता है 5, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है 6, बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है 7, सिक्किम नेपाल भूटान चीन के साथ सीमा बनाता है 8, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भूटान नेपाल के साथ सीमा बनाता है 9, अरुणाचल प्रदेश चीन भूटान म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 10, असम भूटान के साथ सीमा बनाता है 11, मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है 12, नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 13, मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 14, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 15 और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है 16। इस 16 राज्य के अलावा एक भी राज्य आपको नहीं मिलेगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है। वो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है तो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य थोड़े है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में 16 राज्य है, वर्तमान में भारत में 16 राज्य है जो आपको पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 16। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय नारा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का यह नारा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का यह नारा था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यह राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर है। रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। लोथर गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, यह एक बंदरगाह नगर था। वनावली हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली में दिनपना नामक नगर को बसाया और वहां पुस्तकालय बनाया। पुस्तकालय उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। पुस्तकालय उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वे पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, पुस्तक पढ़ने का शौकीन था और भांग खाने का भी शौकीन था। भांग खा करके पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ा करता था। तो भांग खा करके पुस्तक पढ़ा करता था और हुआ यह कि पुस्तक पढ़ने के बाद जब नीचे आ रहा था तो उसका पैर सीढ़ी पर लड़खड़ा गया और जब सीढ़ी पर पैर लड़खड़ा गया तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच गया और बुरी तरह घायल हो गए हुमायूं और फिर उनका निधन हो गया। समझ गए? और लेनपुल नामक इतिहासकार उनके निधन पर लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ा करके ही उनका निधन हो गया। समझ गए? क्योंकि जीवन भर हमेशा युद्धरत रहे हुमायूं, हमेशा युद्धरत रहे हुमायूं और फिर जो है आपको अंततः लड़खड़ा करके ही उनका निधन हो गया। और मुगल बादशाहों में हुमायूं एक ऐसे मुगल बादशाह हुए जो 2 अलग अलग अवधि में शासन किए हैं। उनके शासनकाल की पहली अवधि है
1530 से 1540, और उनके शासन की दूसरी अवधि है 1555 से 1556, 1555 से 1556। तो आंसर हुमायूं। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेलमार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 4। और देखिए, यूनेस्को द्वारा भारत के जो 4 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, वो उसमें एक है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, समझिए, कालका शिमला रेलवे। और इसके बाद दूसरा है आपको क्या? तो दूसरा है आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और तीसरा है आपको क्या? तो तीसरा है आपको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। चौथा है आपको क्या? तो चौथा है आपको शिवाजी छत्रपति शिवाजी रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सॉरी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यही 4 को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और देखिए, जो टेस्ट बोले हैं, टेस्ट में क्वेश्चन कहां से? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सॉरी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यही 4 को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और देखिए, जो टेस्ट बोले हैं, टेस्ट में क्वेश्चन कहां से रहेगा जानते हैं? टेस्ट में कि जो 8 गो टेस्ट हुआ है, यहां से क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटी में जितना पढ़ा है वहां से क्वेश्चन रहेगा, इतिहास में जितना पढ़ा है वहां से क्वेश्चन रहेगा, और ज्योग्राफी में जितना हो गया वहां से क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी में जितना हो गया वहां से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स में जितना हो गया वहां से क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, समझ गए? अगर आप इतना चीज को पचा लिए होंगे तो आने वाले दिनों में जो चीज और देंगे उसको भी आप पचा लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, इन्वेस्ट उस पे किया जाता है जिसके रिजल्ट होने की संभावना हो, इन्वेस्ट उस पे नहीं किया जाता है जिसके रिजल्ट होने की संभावना नहीं हो। अगर आप मेरे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लीजिएगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं आपका रिजल्ट हो सकता है। ज्यादातर चांस है दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाले लोग सिपाही बन जाएंगे, और दोनों में से एक को फुलफिल कीजिएगा, नहीं बन पाइएगा। ठीक है, लड़का के संदर्भ में बात है। मैं क्या? हाँ, तो पहले टेस्टे होगा कि? चलिए लिख लिए आगे। कागज का पहला सफल कारखाना कहां लगाया? हाँ, हमको पता था, आंसर भी गलत है। ठीक है, जो बता रहे हैं वो जानिए। देखिए, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहां हुआ था? और चीन से ही विश्व के सभी देश में कागज पहुंचा। और कागज का प्रयोग आप लिखने पढ़ने में करते हैं, अखबार में कागज का प्रयोग होता है, रुपया बनाने में कागज का प्रयोग होता है। और कागज का पहला उद्योग भारत में 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में खोला गया, जो असफल रहा। वहीं कागज का प्रथम सफलतम उद्योग कलकत्ता के बालीगंज में 1867 में खोला गया। कोलकाता के बालीगंज में 1867 में खोला गया। तो कागज का पहला सफल कारखाना कोलकाता के बालीगंज में 1867 में खोला गया। आंसर में लखनऊ था, उसको काट लेना है, आंसर हो जाएगा कोलकाता। और ध्यान रहे, लुसेंट लखनऊ ही देता है, जो कि गलत है। लुसेंट से ज्यादा ऑथेंटिक दृष्टि क्विक बुक देता है, दृष्टि क्विक बुक कोलकाता देता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आंसर आप याद रखेंगे कोलकाता। समझ गए? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम क्या है? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल मार्च 1918, और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह
अगस्त सितंबर 1918 और इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर और 4। सार्गेसो सागर अवस्थित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये विश्व मानचित्र है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है, अटलांटिक महासागर। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, समझ गए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाइएगा तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे आइएगा तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगर बात हम सार्गेसो सागर की करें तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर का विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच में सार्गेसो सागर यहां पर है। सार्गेसो सागर यहां पर है। तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में है। और इस सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। और इस सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इसे महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है। रीट 5 प्रकार का होता है, और 5 प्रकार के रीट का अर्थ आपको पॉलिटी में नहीं बताएं। बताएं तो आंसर बोलिए ना। रोकना किसका अर्थ होता है, प्रति सशरीर प्रस्तुत करना। रिवीजन नहीं करते हैं जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना किसका, बंदी हम आदेश देते हैं, सूचित करना हम आदेश देते हैं, रोकना सशरीर प्रस्तुत करना। किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा ले, किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा ले। रिवीजन कीजिए महाराज। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व शंकरदेव ने किया। किसने किया, शंकरदेव ने। फिर तुकाराम ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। नरसिंह मेहता ने गुजरात में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। तुकाराम महाराष्ट्र का रहने वाला था, नरसिंह मेहता जो है गुजरात का रहने वाला था। और नरसिंह मेहता ने ही एक गीत लिखा है, वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे। इसका अर्थ होता है सच्चा वैष्णव वही होता है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। और यही भजन महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था। महात्मा गांधी आजादी के बाद सुबह शाम भजन गाने लगे थे अपने समर्थकों के साथ। तो महात्मा गांधी जो भजन गाने लगे थे उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी भजन गाते थे, वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे, फिर एकला चलो रे, फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। समझ गए। तो ये सब भजन महात्मा गांधी जो है गाया करते थे सुबह शाम दोनों टाइम। तो उसमें वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे की रचना नरसिंह मेहता ने किया था। चलिए आगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतिहास में आपको एक बहमनी साम्राज्य के विषय में पढ़ना होता है। जब आप बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे ना, जब आप बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे तो बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग प्रांत में बट गया था। बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ, बहमनी साम्राज्य का जब पतन हुआ तो बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग प्रांत में बट गया था। बहमनी साम्राज्य जो 5 अलग अलग प्रांत में बटा था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। गोलकुंडा, बरार और बीदर। तो देखिए इसमें जो है आपको बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। और बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना जो है यूसुफ आदिल शाह ने किया था। यूसुफ आदिल शाह।
यूसुफ आदिल शाह ने किया। फिर आपको गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना हुई, और गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने किया। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना हुई, और गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया। किसने किया? कुली कुतुब शाह ने। फिर आपको अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई, और अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने किया। मलिक अहमद ने किया। मलिक अहमद ने किया। और फिर बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना हुई, और बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतह उल्लाह इमाद शाह ने किया। फतह उल्लाह इमाद शाह, फतह उल्लाह इमाद शाह ने किया। फतह उल्लाह इमाद शाह ने किया। ठीक है। और इसके बाद जो है बीदर में बरीद शाही वंश के शासन की स्थापना हुई, और बीदर में बरीद शाही वंश के शासन की स्थापना अमीर अली बरीद ने किया। अमीर अली बरीद ने किया। अमीर अली बरीद ने किया। तो इस प्रकार मिला सकते हैं 2 3 1 4 है किसी में? किसमें है? डी में 2 3 1 4, 2 3 1 4। क्लियर है ये बात? बताइए। इसको याद कर लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको निश्चित तौर पे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इस बात। बताइएगा आप हमको कि जो है बहमनी साम्राज्य के पतन होने के बाद बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित? कितने प्रांतों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बीजापुर में कौन वंश के शासन? बीजापुर में कौन वंश के शासन किसने किया? बीजापुर में कौन वंश के शासन की स्थापना किसने किया? चलिए। गोलकुंडा में कौन वंश के शासन की? गोलकुंडा में किसने किया? किसने किया? चलिए। इसके बाद बरार में कौन वंश के शासन की स्थापना? और बरार में इमाद शाही वंश के शासन की स्थापना किसने किया? किसने किया? किसने किया? और अहमदनगर में कौन वंश के शासन की किसने स्थापना किया? किसने? बीदर में कौन वंश के शासन? बरीद। किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? BR अंबेडकर और तेज बहादुर दोनों ना? दोनों। इसका आंसर A और D दोनों हो सकता है, ये बताना पड़ेगा हमको। हाँ? और अगर मान लिया जाए ऑप्शन में दोनों आ जाए परीक्षा में, अंबेडकर साहब को ही मारिएगा, या फिर ई देखिएगा पहले कौन है, जो पहले होगा उसको टिक कीजिएगा, जो पहले होगा उसको टिक कीजिएगा, ऐसे दोनों देगा नहीं। ठीक है, दोनों ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया? बताना पड़ेगा। रूसी क्रांति ना? पॉलिटी पढ़ाए तो प्रस्तावना नहीं पढ़ाए? नहीं बताए हैं? एकदम बताए हैं। अच्छा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कौन क्रांति आए? और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कौन क्रांति से प्रभावित होकर शामिल किया गया? कौन क्रांति? अमेरिकी। भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी के अपर्दन से। नदी जो तोड़फोड़ करती है उससे भी आकार की घाटी बनती है, तो भी आकार की घाटी नदी के अपर्दन से बनती है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा साइरस कौन है? साइरस। ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा नहीं ना? क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ना? यह अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में ना? कोलकाता में ना? और कोलकाता में हो रहे इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण। कोलकाता में हो रहे इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित बिशन नारायण धर। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में कहां हुआ? कहां हुआ? कोलकाता में ना? इस अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? वंदे मातरम। वंदे, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है ना जी। और वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया? बंकिम चंद्र। 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? बनारस। कहां हुआ? 1905 में कहां हुआ? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1919 में वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अमृतसर। कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? मोतीलाल। और जो है इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार में भाग लिए।
और इस अधिवेशन में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात, सरक्रीक गुजरात ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी आपको पढ़ाया गया है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, इंदिरा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा, सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। और सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक विवाद किस दो देश के बीच? भारत और। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहां है? पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में है। कहां है? पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में है। ठीक है, कोलाबा पॉइंट कहां है? कोलाबा पॉइंट, पॉइंट काली मेरे। चलिए आगे आइए। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में अंतर 4 मिनट ना। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? 2 माह। देखिए आपात 3 प्रकार का होता है। एगो राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत। एगो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और एगो वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात 360 के तहत होता है। देखिए तीनों प्रकार के आपात की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत जब करते हैं तो यह 1 माह तक लागू रहता है। 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति जब करते हैं तो यह 2 माह तक लागू रहता है और 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। और वित्तीय आपात जब अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति घोषित करता है तो यह भी 2 माह तक लागू रहता है और 2 माह के भीतर संसद, 2 माह के भीतर जो है संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगर अनुमोदित संसद द्वारा कर दी जाती है तभी यह सब आगे लागू रहता है, नहीं तो फिर खत्म हो जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आप यहां पर क्वेश्चन आंसर के थ्रू याद रखे हुए हैं 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आपात 1 माह के भीतर और वित्तीय आपात 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यह सब बात भी आप याद रखेंगे। बात क्लियर है? इसको लिख लीजिए। समझ गए? आगे आ जाइए। अब लिख लिए? चलिए। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल अल विलाल, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, 2143 2143 याद रख लीजिएगा। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? भूटान में। कहां है? भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहां है? चूखा जल विद्युत परियोजना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की संख्या ही लिंगानुपात कहलाता है। भारत का लिंगानुपात 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग 943 है, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला है। और पाकिस्तान का भी इतना ही है। समझ गए? और अगर राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष और सबसे कम हरियाणा 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप 618 महिला प्रति 1000 पुरुष, 618 महिला प्रति 1000 पुरुष। तो 1 सेकंड में आप बताइए चीजों को। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? अखिल भारतीय स्तर पर भारत का लिंगानुपात कितना? 900। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, सबसे कम, सबसे अधिक वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम वाला केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। यही 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यही 5 को शामिल है। ये 5 के अलावा अन्य कोई शामिल क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? देखिए
आपको नहीं बताएं? नागरिकता अधिनियम 1955 ही ना यह बताता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त, समाप्त, और 5 प्रकार से जो प्राप्त हो सकती है: जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि विस्तार। यही 5 प्रकार ना। और कौन प्रकार से नहीं हो सकती इसमें बताइए? संपत्ति क्लियर है ना? पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान 243 आई, 243 इन्हें बताए हैं। क्या होगा उत्तर? दाते होगा ना। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? कहां से? आए? कहां से? कहां से? इटली ना। इटली के फ्लोरेंस नगर ना। क्लियर ना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। देखिए होता क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही भारत के भीतर केंद्र सरकार के अकाउंट की जांच करता है और प्रत्येक राज्य सरकार के अकाउंट की जांच करता है, और यह बतलाता है कि केंद्र सरकार में घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है, और राज्य सरकार में घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है सरकार के अकाउंट को जांच कर राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखता है और संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है लोक लेखा समिति। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा। यह एक ऐसा समिति होता है जिसका अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। वही प्रकलन समिति के अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष के ही नेता होते हैं। आंसर लोक लेखा समिति। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। देखिए 1882-83 में हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ था। 1882 में गठन हुआ, 1883 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, और हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया। प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, वही संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक के एम मुंशी थे, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर। गणेश वासुदेव क्लियर है? इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। आइए साइंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। मतलब किसका जो कोशिका होगा एकदम सूक्ष्मतम, मतलब एकदम छोटा, किसका? माइकोप्लाज्मा। इसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं। सबसे बड़ा किसका होता है? सेल। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, और सबसे लंबा न्यूरॉन किसका? सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। न्यूरॉन किसका इकाई? तंत्रिका। तंत्रिका किसका? तंत्रिका। तंत्रिका। बोटुलिज्म क्या है? बोटुलिज्म है जो जीवाणुओं द्वारा खाद्य पदार्थ जो विषाक्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? बोटुलिज्म। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न खाद्य विषाक्त क्या कहलाएगा? बोटुलिज्म। डी होगा। वर्ड फ्लू क्या होगा? H5N1 स्वाइन फ्लू। क्या हुआ? H1N1 वर्ड फ्लू, H5N1 स्वाइन फ्लू, H1N1। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, क्या कहलाएगा? अधिपादव। वैसे होता है किसी दूसरे से सहारा लेता है लेकिन उसे भोजन ग्रहण नहीं करता, सिर्फ उस पे आवास के लिए यूज करता है, उस पे सिर्फ आवास के लिए यूज करता है लेकिन उससे भोजन यूज नहीं करता, उसको बोलेंगे अधिपादव। परजीवी में वैसे जीव जंतु आते हैं जो आवास के तरह भी यूज करता है और भोजन भी लेता है,
आवाज की तरह भी यूज करेगा और उससे भोजन भी लेगा, उसको क्या बोलेंगे? परजीवी। मृतोपजीवी, जो सड़ा गला जो मृत पदार्थ को भोजन की तरह लेता है, उसको क्या बोलेंगे? मृतजीवी। और सहजीवी, सहजीवी क्या बोलता है? जिसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन, मतलब कि जिस पे आश्रित है उससे भी कुछ लेगा और ये खुद उसको कुछ देगा, जैसे लाइकेन। सहजीवी का उदाहरण कौन है? लाइकेन। लाइकेन किसे किसके बीच? कवक और शैवाल के बीच। जल सब कुछ लाके शैवाल को देगा, शैवाल के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल भोजन बनाएगा, फिर भोजन इसको देगा, मतलब एक दूसरे का क्या है? सहजीवी है। इसका भी यूज करेगा ये और इसका भी यूज करेगा ये किसका एग्जांपल है? सहजीवी का। अधिपादव में सिर्फ आवाज की तरह यूज करेगा, उससे भोजन नहीं लेगा। परजीवी में आवाज की तरह भी यूज करेगा और उससे भोजन भी ग्रहण करेगा, दोनों काम करेगा। मृतोपजीवी होता है कि वही सड़े गले पदार्थ पे मतलब सड़े गले पदार्थ पे आवाज करना। मृतजीवी इसका एक उदाहरण बहुत बार पूछता है, कवक। क्या है? कवक किसका उदाहरण है? मृतोपजीवी का। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में, रासायनिक उर्वरक का खाद का घर में बोरा देखेंगे उसमें क्या लिखा रहता है? एनपीके लिखा रहता है। वही हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? ये हो जाएगा। क्या होगा? सी। जगत। जगत से स्टार्ट होता, सबसे बड़ा जगत है, उसके बाद जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। सबसे बड़ा जगत, सबसे छोटा जाति। वो ऐसा क्रम पूछा। बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा का पूर्ण पाचन कहां से होता है? कहां से? छोटी आंत। छोटी आंत से निकलता है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इरेप्सिन क्या करेगा? अमीनो अम्ल को, सॉरी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। माल्टोज को ग्लूकोज में। किसमें? माल्टोज को ग्लूकोज में। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। लाइपेज जो है वसा को तोड़ेगा, वसा को तोड़कर बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, वसा का भी पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। इरेप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। किसमें? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन? इरेप्सिन। माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, सुक्रेज। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, सुक्रेज। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में, लैक्टेज। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में, लैक्टेज। बसीय अम्ल प्लस वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन तोड़ेगा? लाइपेज। लाइपेज जहां भी आएगा वो वसा को तोड़ेगा। एक चीज और, जहां भी एंजाइम में सीन लगा होगा ध्यान रखिएगा, वो प्रोटीन को तोड़ेगा। जहां भी लास्ट में सीन लगा होगा क्या किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। याद रखें। ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फोटो खींच रहे ना। प्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस या फेफड़ा का। फुफ्फुस या फेफड़ा। हृदय का, हाँ हृदय का हो जाएगा पेरिकार्डियम। ब्रिक का कैप्सूल। और लीवर का होता है कौन? बॉल। लीवर का होता है हिपैटिक बॉल। लीवर का होता है हिपैटिक बॉल। फुफ्फुस या फेफड़ा का प्लूरा, लीवर का होगा हिपैटिक बॉल। हिपैटिक बॉल। लीवर को कैप्सूल बोलते हैं, जो उसके ऊपर आवरण रहता है। और हृदय के ऊपर जो आवरण रहेगा उसको बोलेंगे क्या? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। हिपैटिक बॉल, लीवर के ऊपर हिपैटिक बॉल, ब्रिक के ऊपर कैप्सूल, और हृदय के ऊपर जो रहता है पेरिकार्डियम। वही प्लूरा का जो आवरण है उसको फुफ्फुस। जितना भी जीव जंतु है उसको 3 भाग में बांटा गया। अमोनोटोलिक, इरियोटेलिक और इरिकोटेलिक। इसको बांटा गया उत्सर्जी पदार्थ के अनुसार। वैसे जीव जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जन करता है, किसको? अमोनिया को, उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक।
जो यूरिया को उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। कीट क्या हो जाएगा? यूरिकोटेलिक ना, कीट हो जाएगा यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल का। इसमें एक और याद रखेंगे, इसमें एक सरीसृप भी आता। कौन? सरीसृप। सरीसृप और कीट किस में आएगा? यूरिकोटेलिक में। यूरिया स्तनधारी, जितना भी मनुष्य मानव सब किस में आ जाएगा? यूरियोटेलिक में। तो हो जाएगा स्तनधारी और प्लस उभयचर, उभयचर भी इसी में आ जाएगा। अमोनोटोलिक आता है जो खासकर जो जलीय जीव, मतलब पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इसमें आ जाएगा। स्पंज इसमें आ जाएगा। पॉरीफेरा स्पंज किस में आएगा? अमोनोटेलिक में। यूरिया में कौन कौन आएगा? स्तनधारी और उभयचर। यूरिकोटेलिक में कौन आएगा? सरीसृप और कीट, सरीसृप और कीट। हाँ, स्तनधारी और उभयचर दोनों यूरियोटेलिक। ये सब उत्सर्जित पदार्थ, मतलब शरीर का जो बेस्ट मटेरियल होता है, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वही जो भी अमोनोटेलिक में जीव जंतु होगा वो अमोनिया निकालेगा, यूरियोटेलिक में यूरिया निकालेगा और यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल निकालेगा। और उसका एग्जांपल ये सब है। ये सब पूछता है, याद रखेंगे। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितना? 14। टोटल पूरा खोपड़ी में कितना होता है? कितना? पूरा 29। और कपाल में 8, कपाल में दोनों कान मिलाकर 6, कपाल में 8, दोनों कान मिलाकर 6 और 14 फेस, कितना हुआ? 28 हुआ। एक होता है व्हाइट बोन जो यहाँ पे होता है, टोटल 29 होता है। पूरा जो धड़ है उसमें कितना बोन्स होता है? 29। तो कपाल में कितना? 8, कपाल में 8, फेस में और दोनों कान मिलाकर 6, एक होता है व्हाइट बोन यहाँ पे बीच में पाया जाता है। टोटल 29। प्लांक कांस्टेंट का मात्रक क्या होगा? क्या होगा? जूल सेकंड होगा। इसका वैल्यू कोई बता सकते हैं? क्या होगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड इसका वैल्यू। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। इसका मात्रक पूछा, मात्रक क्या आ जाएगा? जूल सेकंड। बोल रहा है गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। क्षैतिज दूरी क्या होता है? हम ऐसे फेंकते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी तय करने के लिए कितना? 45। और अधिकतम ऊंचाई फेंकने के लिए 90 डिग्री। क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई बोलेगा तो अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री और अधिकतम क्षैतिज दूरी 45 डिग्री। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान पे गुरुत्व का कोई असर नहीं पड़ता। जिस पे गुरुत्व का असर पड़ेगा उसी को प्रभावित करेगा। तो गुरुत्व पे किसका असर पड़ता है? भार का। भार जगह जगह पे चेंज होगा। जहां गुरुत्व ज्यादा होगा भार बढ़ जाएगा, जहां गुरुत्व कम होगा भार कम हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान का कहीं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहां बोल रहा है? चंद्रमा पे जाएगा तो भार घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कितना? 1/6, क्योंकि वहां गुरुत्व कितना हो जाता है? 1/6, इसीलिए भार भी हो जाएगा 1/6। द्रव्यमान पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। बाष्पन क्या होगा? ठोस से गैस हो जाएगा उदरपातन। हिमीकरण क्या होगा? गैस से द्रव होगा, पिघलना। ठोस से द्रव। बाष्पन हो जाएगा द्रव से गैस। 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ का धारा पूछ रहा। धारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट। आपका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ 3 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी में है, तो श्रेणी में होगा क्या होगा? जुड़ जाएगा। तीनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 ओम। पूछ रहा क्या? आई धारा पूछ रहा। आई बराबर क्या होता है? V बटा R। V बटा R। V कितना है? 1.5 और आपका रेजिस्टेंस कितना है? 15। कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। 0.1 इसका हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन सी। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फार्मूला याद रखिएगा। उतना डीप पूछता नहीं, लेकिन बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? किसके द्वारा? पुतली, प्यूपिल्स द्वारा। सामंजस्य स्थापित करना मतलब क्या? हमें कोई बहुत दूर देख रहे हैं तो बहुत दूर देख रहे हैं मतलब आंख पूरा फाड़ के देख रहे हैं, फिर नजदीक देखना होगा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो उसी को सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पुपिल का। रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। कॉर्निया क्या है?
नेत्रदान जब करते हैं तो किस चीज को दान किया जाता है? मानव नेत्र का कॉर्निया। जब नेत्र दान करते हैं तो कौन सा पार्ट को दान किया जाता है? कॉर्निया को। वैज्ञानिक और आविष्कार, मार्कोनी रेडियो का, जीएल वेयर टेलीविजन का, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का, आपका थॉमस एल्वा एडिसन किसका? ग्रामोफोन का। आपका हो जाएगा 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, ऑप्शन नंबर डी। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, क्या हो जाएगा? अधातु। स्वाभाविक है, जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक होगा और जो त्याग करेगा वो धनात्मक। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा? ऋणात्मक। कौन? अधातु। धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और धनात्मक आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और धनात्मक आयन बनाएगा कौन? धातु। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ऋणात्मक आयन बनाएगा कौन? अधातु। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, देखिए सेल को हम n से डिनोट करते हैं। अधिकतम संख्या निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? तो पहला में निकालेंगे कितना होगा? 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही हो जाएगा। दूसरा में निकालेंगे क्या होगा? 2 × 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तीसरा में निकालेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होगा? इसी तरह चौथा पांचवा। ये किस में निकालना है? सेल में निकालना। और सब सेल में फिक्स होता है, सब सेल में फिक्स होता है। सब सेल होता है SPDF, याद रख लेंगे। 2 6 10 और 14, सब सेल में 2 6 10 और 14। 14 बोले लेकिन लिख दिए 10। ठीक है, तो सेल में कैसे निकालेंगे? 2n² फॉर्मूला लगा के। और सब सेल में वही 2 6 10 14 4 सब सेल होता। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? तो आवर्त सारणी में जब नीचे जा रहा है तो वर्ग में जा रहा है या आवर्त में? किसका बात यहाँ कर रहा है? वर्ग का कि आवर्त का? अब इतना वर्ग आवर्त भी क्लियर नहीं। वर्ग का, किसका? वर्ग का। तो वर्ग में जब नीचे जाएगा तो उसका संयोजकता में कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी एक वर्ग टोटल कितना? 18। वर्ग कितना? 18। आवर्त 7। तो वर्ग में कोई भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाइएगा तो उस वर्ग का कोई भी आप तत्व उठा लीजिए, सबका बैलेंस क्या होगा? सेम होगा। मतलब उसका संयोजकता नहीं बदलेगा। बाकी ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार, धात्विक गुण, परमाणु का आकार, धात्विक गुण और विद्युत धनात्मकता तीनों बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार, धात्विक गुण और धनात्मकता। ऊपर से नीचे आएंगे तो याद रखेंगे परमाणु का आकार, धात्विक गुण और धनात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा। वही जब बाएं से दाएं जाएंगे तो ये तीनों क्या होगा? घटेगा। ये तीनों याद रखें, लगभग चीज लगभग बन जाएगा। यही तीनों ज्यादा पूछता है। इसको याद कैसे रखेंगे? वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तीनों क्या होगा? बढ़ेगा बस। और जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो ये तीनों घटेगा। उल्टा याद रखेंगे, वर्ग में बढ़ेगा और आवर्त में घटेगा। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इरिट्रियम। कौन? इरिट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ट्राइटियम ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है? तो कौन सा? ट्राइटियम। कौन? ट्राइटियम। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछा, Fe3O4। Fe3O4 ये हेमेटाइट का। किसका? हेमेटाइट मैग्नेटाइट पूछता है। याद रखेंगे हेमेटाइट का 2 3 होता है, 2 और 3 होता है, और मैग्नेटाइट का 3 और 4। ऐसे याद रखेंगे। हेमेटाइट H और M, पहले H आएगा उसके बाद आएगा M। तो हेमेटाइट में हो जाएगा 2 उसके बाद 3, और मैग्नेटाइट में पहले 3 और उसके बाद 4। तो मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा? Fe3O4 और हेमेटाइट का Fe2O3। पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है? प्रतिज्वरकारी एवं पिराल। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक पैरासीटामोल। पेनिसिलिन, उसको खोज कौन किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बोल रहा है कि अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन? अच्छा, श्वसन हम जब लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे और क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही रहा है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है, तो बढ़ का रहा, घटा रहा। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ज्वालामुखी क्रिया होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 भी निकलता है। जैविक पदार्थ का क्षय होगा उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। पारिस्थितिकी नीचे, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लेंगे। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना, मतलब पारिस्थितिकी नीचे जो शब्द है किसने दिया था? ग्रीनलैंड। किसने? ग्रीनलैंड ने। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? एजी टांसले। पारिस्थितिकी सिर्फ किसने दिया था?
पारिस्थितिकी सिर्फ दिया था अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। एक और शब्द आता हॉटस्पॉट, क्या हॉटस्पॉट। टोटल कितने हॉटस्पॉट है इंडिया में? 4। कितने? 4। तो हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स। कौन दिया था? नॉर्मन मायर्स। बोलेगा पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना किसने किया? ग्रीनहेल। पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले, पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले। सिर्फ पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल, सिर्फ पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल। हॉटस्पॉट किसने? नॉर्मन मायर्स। हॉटस्पॉट किसने दिया? नॉर्मन मायर्स। लिखे बढ़े आगे। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। 1963-64 से स्टार्ट हुआ IUCN, इसके द्वारा। इसमें वैसे जीव जंतु को शामिल किया जाता है जो संकटग्रस्त है, अब विलुप्त होने के कगार पे, जो संकटग्रस्त है लेकिन विलुप्त होने के कगार पे, उसको किसमें रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। उसको जारी कौन करता है? IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पूछता है, बोले हैं तो पूछता है, क्योंकि हम स्टूडेंट है, टीचर है, वही बोलेंगे जो पूछता है, जिसको हम फेस किए। इसका बाद किस देश की राजधानी है? किसका? तुर्कमेनिस्तान। ये तो बहुत बार आ चुका है। ताजिकिस्तान का बताइए, हमको याद है, हम तीसरा बार करवा रहे हैं। ताजिकिस्तान का दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान का एशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उज्बेकिस्तान का कजाकिस्तान का अस्ताना, कजाकिस्तान का एक और बच गया, उसको भी याद, किर्गिस्तान का, किर्गिस्तान का, किर्गिस्तान का बिस्केट, किर्गिस्तान का नूर सुल्तान होगा, किर्गिस्तान का देख लेंगे एक बार, हम कंफर्म नहीं इसलिए गलत नहीं बोलेंगे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, भानु अथैया। एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। पुनीत अरोड़ा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, पीछे बार भी आया था, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। अब प्रथम महिला एयर बस पायलट दुर्गा बनर्जी, प्रथम महिला एयर बस पायलट दुर्गा बनर्जी। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कहां का था? यूएसए का। कहां का? मार्गरेट थैचर। कहां का? इंग्लैंड का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। जुंको तेबई, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई। अच्छा, इंडिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हम बोले इंडिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, बोलता बचेंद्री का। अच्छा, पूरा विश्व में, पूरा सुनिएगा, सुन के जवाब दीजिएगा, पूरा विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? श्रीलंका का। कौन? श्रीमाबो भंडार नायक। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। कौन? और अपना भारत का इंदिरा गांधी। शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस 25 जनवरी को, पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शुल्क दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी। यक्षगान, यक्षगान कहां का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव का नाम चेंज कर दिया गया, क्या? गुरुग्राम। कटक किसका है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। कानपुर दलहन संस्थान। और जलाली, जलाली भी कुछ है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है जलाली। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहां है? पुणे। कहां? पुणे, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर। विविध है सब इधर। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा, झुका झंडा, राष्ट्रीय शोक का। किसका? राष्ट्रीय। काला झंडा विरोध का, काला झंडा। पीला झंडा, पीला झंडा का प्रयोग वैसे वाहन पे किया जाता है जो संक्रमण ग्रस्त रोगी को ले जा रहा हो, वैसे वाहन पे किस झंडा प्रयोग किया जाता है? पीला झंडा का। लाल झंडा खतरे का प्रतीक।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ग्लान में एक याद रखिएगा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लान। और राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने। स्ट्रासबर्ग चोगम का मुख्यालय। पेरिस तो पिछले बार ही बताए थे। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? कहां? बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी हैदराबाद। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023? बॉम्बे जयश्री। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसको? बॉम्बे जयश्री। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली है, याद रखेंगे, भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया? गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां? करनाल। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? मतलब कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का जब चुनाव होगा उसमें राष्ट्रपति के अलावा और भी जो पैनल होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो उसमें प्रधानमंत्री, पहले कुछ और थे, चेंज हुआ, अब जो होंगे प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, मतलब लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो भी होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपयुक्त सभी। अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन? अधीर रंजन चौधरी। जो विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी बोलेगा तो कौन होगा? अधीर रंजन चौधरी। अच्छा, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। कौन? गिरीश बापट। तो अच्छा, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब CJI बोलेगा तो DY चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन नंबर का है? 50वां। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर का है, DY चंद्रचूड़। अब मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। होता है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया? टेरॉन फर्स्ट को लॉन्च किसने किया? रिलेटिविटी स्पेस। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड। धन्यवाद।